एग्जाम पॉइंट बाय अनिल सर वीडियो क्लासेस में आप लोग का स्वागत है बच्चों। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अब ये जो वीडियो क्लास है ये जो है विराम चिन्ह पर आधारित है। ये जो वीडियो क्लास है ये विराम चिन्ह पर आधारित है और विराम चिन्ह जो हमारे हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि विराम चिन्ह का यदि सही से हम प्रयोग नहीं करते हैं तो उस हिंदी में अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो चलिए इसी आधार पर हम लोग देखते हैं ये विराम चिन्ह, और एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये विराम चिन्ह का उपयोग कहाँ है। तो विराम चिन्ह का हर क्षेत्र में उपयोग है। मैथ में उपयोग है, विज्ञान में उपयोग है, एसएसटी में उपयोग है, हर क्षेत्र में उपयोग है। हिंदी में तो है ही। और ये जो है इसको यदि हम अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो ये हमारे जो तमाम तरह के जो एग्ज़ाम आएंगे भविष्य में, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, हर कोई एग्ज़ाम, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वनडे एग्ज़ाम, फिर जो नेट, सी टेट, टेट, एस टेट, टीआरई, सुपर टेट, तमाम तरह के टीटी पीटी हर एग्ज़ाम में ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको हम लोग ध्यान से इसको पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? तो विराम का अर्थ होता है बच्चों ठहराव होता है या रुकना होता है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। लिखित भाषा में ठहरने या रुकने के लिए, लिखित भाषा में ठहरने या रुकने के लिए जिन विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है बच्चों कि लिखते समय ठहरने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यदि हम लिख रहे हैं तो सदैव लिखते ही थोड़ा रहना है। कहीं कहीं ऐसी स्थिति आएगी जो भाव को, अर्थ को समझने के लिए बीच बीच में रुकना भी पड़ेगा लिखते समय। तो वहाँ पर जो रुका जाता है तो उसी को हम कहते हैं, वहाँ पर जो रुकने के लिए जो चिन्ह लगाया जाता है उसी को हम कहते हैं विराम चिन्ह कहते हैं। और विराम शब्द का जो अर्थ होता है ठहराव होता है या रुकना होता है। विराम चिन्हों के माध्यम से वाक्य का भाव स्पष्ट होता है। बच्चों यदि विराम चिन्ह सही से नहीं लगा होता है तो उसका अर्थ हमको स्पष्ट तरीके से मालूम नहीं होता है। और यदि उचित तरीके से, सही तरीके से यदि विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो उसका अर्थ हमें मालूम हो जाता है और पढ़ने वाले को पता चलता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि यदि सही तरीके से विराम चिन्ह लगा है तो उसका भाव क्या है, उसका अर्थ क्या है, ये हमको स्पष्ट हो जाता है और पढ़ने वाले को पता चल जाता है कि कहाँ कितना रुकना है। उस विराम चिन्ह से ये भी मालूम हो जाता है कि हमको पढ़ते वक्त कहाँ कितना ब्रेक देना है। इसके गलत प्रयोग से वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। यदि विराम चिन्ह को यदि सही से न लगाया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो चलिए इस पर आधारित हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, रोको मत जाने दो। यानी कि यहाँ पर रोको मत जाने दो, यानी कि यहाँ पर जो है अल्प विराम लगा हुआ है। तो इस अल्प विराम से देखते हैं कि अर्थ में क्या परिवर्तन हो रहा है, इस वाक्य के अर्थ में क्या परिवर्तन हो रहा है। ये जो वाक्य है सेम शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसमें भी सेम शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसका जो अर्थ है, इसका जो भाव है वो अलग अलग होगा। किस कारण से होगा अलग अलग? तो क्योंकि यहाँ पर जो है विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो देख लेते हैं, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, यानी कि यहाँ पर छोड़ने की बात हो रही है, यहाँ पर छोड़ने की बात हो रही है इस वाक्य में। और ये दूसरा वाक्य देख लेते हैं, रोको मत जाने दो, यानी कि यहाँ पर पकड़ने की बात हो रही है, यानी कि बच्चों कहने का तात्पर्य है कि इसका जो अर्थ है, इसका जो भाव है वो किस पर निर्भर है? तो इसके विराम चिन्ह पर निर्भर है। यदि विराम चिन्ह लगा हुआ है तो इसका अर्थ और भाव स्पष्ट हो जाएगा, और यदि गलत यदि विराम चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है तो वही अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार क्या कह रहे हैं वो? तो प्रसिद्ध हिंदी व्याकरण विशेषज्ञ पंडित कामता प्रसाद गुरु ने अपनी पुस्तक हिंदी व्याकरण में 20 विराम चिन्हों का उल्लेख किया है।
यानी कि जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध एक व्याकरण विशेषज्ञ हैं जिनका नाम है पंडित कामता प्रसाद गुरु। उनकी एक पुस्तक का नाम है हिंदी व्याकरण। उस किताब में उन्होंने 20 विराम चिन्हों का उल्लेख किया हुआ है। हालांकि 20 से अधिक विराम चिन्ह हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने जो हिंदी व्याकरण जो उनकी पुस्तक है उसमें सिर्फ 20 विराम चिन्हों का ही प्रयोग किया हुआ है। आगे देख लेते हैं। उनकी एक खास मान्यता है, उनकी एक मान्यता है कि पूर्ण विराम को छोड़कर से सभी जो विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया गया माना जाना चाहिए। यानी कि कामता प्रसाद गुरु का मानना है कि पूर्ण विराम को छोड़कर जो अन्य जो विराम चिन्ह है ये सभी अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। तो ये जो पूर्ण विराम है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है संस्कृत से लिया हुआ विराम चिन्ह है, इसका नाम है पूर्ण विराम। आगे बढ़ते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 20 विराम चिन्ह, तो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि कामता प्रसाद ने कितने बताए विराम चिन्हों की संख्या? तो 20 बताए, अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने पुस्तक में हिंदी व्याकरण में 20 ही विराम चिन्हों का उल्लेख किया हुआ है। तो एक एक जो विराम चिन्ह है उसको देख लेते हैं कि कौन सा विराम चिन्ह उन्होंने दिया है। उसके बाद एक एक को बारी बारी हम लोग परिभाषा सहित उसको जानेंगे कि किसका कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो शुरू करते हैं। पहला अल्प विराम, जो है अल्प विराम, ये अल्प विराम का ये सिंबल है। अर्ध विराम, तो अर्ध विराम जो है एक ऊपर बिंदु और नीचे अल्प विराम हो जाएगा, तो ये दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा अर्ध विराम। यहाँ पर जो है तीसरा जो है पूर्ण विराम है, तीसरा पूर्ण विराम है, और चौथा जो है अपूर्ण विराम या उपविराम है। पांचवा जो है आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह या भाव चिन्ह। तो ये जो है इस रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। संयोजक चिन्ह या समासिक चिन्ह, तो जो संयोजक चिन्ह होता है थोड़ा छोटा होता है और एक निर्देशक चिन्ह होता है थोड़ा सा बड़ा होता है। ये बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा। तो या तो संयोजक चिन्ह या समासिक चिन्ह दोनों एक ही है, तो ये आपका संयोजक चिन्ह या समासिक चिन्ह हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 7 नंबर कोष्टक, ये कोष्टक चिन्ह है। आगे बढ़ते हैं। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, तो बच्चों इसमें जो अवतरण चिन्ह होता है और उद्धरण चिन्ह होता है ये 2 प्रकार का होता है। यदि सिंगल होगा तो इसको एकल उद्धरण चिन्ह या एकहरा उद्धरण चिन्ह कहेंगे। यदि वो डबल है तो इसको हम द्विकल उद्धरण चिन्ह या दोहरा उद्धरण चिन्ह कहेंगे। अगला देख लेते हैं प्रश्न चिन्ह या प्रश्नवाचक चिन्ह। विवरण चिन्ह जैसा कि कोई हम लोग हेडिंग वगैरह लिखते हैं तो वहां पर प्रयोग करते हैं। 11 नंबर देख लेते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। कोई शब्द यदि बार बार आता है तो हम लोग वहां पर पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर लाघव चिन्ह, यदि कोई शब्द बड़ा होता है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लाघव चिन्ह का लोप चिन्ह, कोई हम लोग वाक्य लिखे होते हैं उसी में लोप चिन्ह बना होता है, वहाँ पर उसको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होती है, तो जो लोप चिन्ह बना होता है उसी को, जो डॉट डॉट बना होता है उसी को हम लोप चिन्ह कहते हैं। आगे देखते हैं पाद चिन्ह या रेखांकन चिन्ह या रेखा चिन्ह या रेखांकन चिन्ह। तो बच्चों ये जो है किसी शब्द के नीचे जो हम लोग अंडरलाइन किए होते हैं वही पाद चिन्ह या रेखा चिन्ह या रेखांकन चिन्ह होता है। आगे देख लेते हैं दीर्घ उच्चारण चिन्ह। यदि किसी शब्द को हम लोग देर तक यदि उच्चारित करना हो तो दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो इस प्रकार का होता है, जो 5 के जैसा होता है।
या हम यस के आकार का भी कह सकते हैं। आगे देख लेते हैं। अगला देख लेते हैं, अगला नंबर 16, पाद चिन्ह, पाद बिंदु। तो बच्चों ये जो है, ये जो पाद बिंदु है, ये नुक्ता के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। 17 नंबर देख लेते हैं, हंस पद। हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह, इसी को विस्मरण, विस्मरण, इसी को विस्मरण चिन्ह भी कह सकते हैं, या हंस पद कह सकते हैं, या त्रुटि बोधक चिन्ह कह सकते हैं, जिसका सिंबल होता है वी को यदि हम उल्टा कर देते हैं तो वही हो गया हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह। आगे देख लेते हैं, तुल्यता बोधक चिन्ह, इसको हम लोग अंग्रेजी में इक्वल टू कहते हैं, बराबर का चिन्ह होता है, बराबर का चिन्ह होता है। आगे देख लेते हैं, टीका सूचक चिन्ह होता है, टीका सूचक चिन्ह स्टार के रूप में प्रयोग किया जाता है, या हैच, हज के रूप में प्रयोग किया जाता है, या प्लस के रूप में किया जाता है, या 1 2 3 के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। अगला देख लेते हैं, समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह, तो ये समाप्ति सूचक का चिन्ह है, या इसी को प्लस प्लस भी किया जा सकता है, या इसको क्रॉस क्रॉस भी किया जा सकता है, या इसको ऐसे भी किया जा सकता है, या इसको हम कई चिन्ह के रूप में इसको हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। यानी जो कोई भी पैराग्राफ या किताब या पुस्तक यदि उसका समापन होता है तो लास्ट में इस ऐसे सिंबल का प्रयोग किया गया रहता है। अगला देख लेते हैं, निर्देशक चिन्ह। तो जैसा कि हम लोग ऊपर पढ़े, जो संयोजक चिन्ह होता है थोड़ा छोटा होता है, और जो निर्देशक चिन्ह होता है थोड़ा सा उसकी लंबाई जो है बड़ी होती है। तो ये आपका निर्देशक चिन्ह हो गया। तो बच्चों यहाँ पर जो है कामता प्रसाद ने जो ऊपर के जो 20 हैं, उन्होंने 20 विराम चिन्हों को उन्होंने बताया था। ऐसे तो बहुत सारे विराम चिन्ह हो सकते हैं, और इस विराम चिन्ह में जो पूर्ण विराम है ये संस्कृत से लिया हुआ है, और जो अन्य जो विराम चिन्ह हैं वो सभी अंग्रेजी से लिए गए हैं। ये सभी अंग्रेजी से लिए गए हैं। ये मान्यता कामता प्रसाद गुरु की है। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हम लोग है, जितना हम लोग अभी देखे हैं विराम चिन्ह, इन सभी विराम चिन्हों को हम लोग बारी बारी से इसको देखेंगे, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे और इसको जानेंगे कि किस वाक्य में इन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, और कहाँ करेंगे तो सही रहेगा, कहाँ करेंगे तो वहाँ पर त्रुटि हो जाएगी। तो ये सभी चीज़ें हम लोग इसको बारी बारी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला देख लेते हैं, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, जिसको खड़ी पाई के रूप में जानते हैं हम। देख लेते हैं इसकी परिभाषा। जब कोई वाक्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, यानी कि कोई भी जब वाक्य पूरी तरह से यदि समाप्त हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तो वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। यह हिंदी का सबसे प्राचीन और सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला विराम चिन्ह है। यानी कि यह जो है पूर्ण विराम जो है सबसे अधिक इसका प्रयोग किया जाता है। सभी विराम चिन्हों में सबसे अधिक की यदि बात किया जाए तो पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। और सबसे यदि प्राचीन विराम चिन्ह की बात की जाए तो पूर्ण विराम है, क्योंकि पंडित जो है कामता प्रसाद गुरु का मानना था कि जो ये पूर्ण विराम है ये हिंदी और संस्कृत से लिया गया है, बाकी जो अन्य हैं वो अंग्रेजी से लिए गए हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार पूर्ण विराम ही एकमात्र ऐसा चिन्ह है जो मूलतः हिंदी यानी कि संस्कृत का है। बाकी अन्य चिन्हों को उन्होंने अंग्रेजी से प्रभावित माना है। यानी सीधा सीधा फंडा समझिए कि अन्य जो है अंग्रेजी से लिए गए हैं, और जो पूर्ण विराम है वो संस्कृत से लिया गया है, संस्कृत या हिंदी से। तो इस पूर्ण विराम का जो है, पूर्ण विराम का कहाँ प्रयोग किया जाता है, इस पर आधारित हम लोग उदाहरण देखेंगे। तो देख लेते हैं, राम आम खाता है। यानी कि जो ये वाक्य है पूरी तरह से क्या है, पूर्ण है, पूरी तरह से पूर्ण है, पूरी तरह से समाप्त है, इसलिए हम लोग अंत में यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। वह आया और सो गया, ये वाक्य भी पूरा है, इसलिए अंत में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। फिर बच्चों यदि बात करें तो जो प्राचीन पद्य होते हैं, कविता होती हैं,
उसके अंत में भी पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया रहता है। तो देख लेते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यहाँ पर 2 पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। यानी कहने का तात्पर्य कि यहाँ पर जो हम विराम देंगे इससे डबल यानी कि इससे दोगुना विराम हमको यहाँ देना होगा, जहाँ पर 2 पूर्ण विराम लगा हुआ है, जहाँ पर 1 लगा हुआ है और जहाँ पर 2 लगा होता है। तो इस 1 की अपेक्षा यहाँ पर जहाँ 2 लगा हुआ है वहाँ पर दोगुना समय विराम यानी कि रुकना है, यानी कि ठहरना है। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये तो था पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को हम लोग समझ लिए कि पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते कहाँ पर है। तो अब अगला देख लेते हैं, उपविराम। उपविराम चिन्ह, तो बच्चों ये जो उपविराम चिन्ह है इसका जो सिंबल है, इसका जो प्रतीक है, बिल्कुल जो विग्रह चिन्ह है उसी के जैसा है। फर्क इतना है कि जो विग्रह चिन्ह होता है, जो विग्रह चिन्ह होता है वो शब्द के जो वर्ण होता है उसके जस्ट पीछे लगता है, और जो उपविराम चिन्ह होता है वह थोड़ा दूर होता है। ये चीज समझिएगा। तो शुरू करते हैं, इसी एक और देख लेते हैं उदाहरण, एक और उदाहरण देख लेते हैं। इसी यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रातः, तो यदि हम प्रातः लिखते हैं तो यहाँ पर हम विसर्ग लिखते हैं प्रातः काल, और यहाँ पर यदि हम लिख रहे हैं विज्ञान, तो विज्ञान, तो यहाँ पर जो हम चिन्ह लगा रहे हैं ये जो है उपविराम चिन्ह होगा, उपविराम चिन्ह होगा। तो इसका जो है हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। उपविराम चिन्ह, उपविराम चिन्ह इसका प्रतीक चिन्ह जो है ये है। और शुरू करते हैं इसकी परिभाषा। किसी शब्द की सीमा निर्धारण में, किसी शब्द के बारे में बताने के लिए और लिखित संवादों में उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो बच्चे यहाँ पर समझ लेते हैं, पहला जो वाक्य क्या कर रहा है कि किसी शब्द की सीमा निर्धारण में, यानी कि आप उदाहरण रख लेते हैं विज्ञान। ये जो विज्ञान शब्द है यहाँ पर जो है उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इस उपविराम चिन्ह का प्रयोग करने से जो विज्ञान की जो भाव है, जो अर्थ है, जो सीमा है वह निर्धारित हो गई है। अब इसके बारे में सिर्फ वरदान या अभिशाप ही बताना है और कुछ नहीं बताना है। प्रदूषण, जो प्रदूषण के बाद जो है उपविराम चिन्ह का प्रयोग हो गया, तो प्रदूषण जो है इसकी जो सीमा है सीमित हो गई है। बस इसकी गंभीर समस्या के बारे में ही हम बता सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि संज्ञा के 3 भेद हैं, संज्ञा के 3 भेद हैं। तो यहाँ पर जो है उपविराम का प्रयोग कर दिया गया है। तो उपविराम का प्रयोग कर दिया गया तो सिर्फ इसके भेद सिर्फ व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक ही हैं, यानी कि इसके सीमा को निर्धारित कर दिया गया है, इसका और उत्तर नहीं देना है। तो किसी शब्द की सीमा निर्धारण करने में उपविराम का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं, किसी शब्द के बारे में बताने के लिए, किसी शब्द के बारे में बताने के लिए, तो कोई यदि शब्द होता है उसके बारे में यदि बताना होगा, जिससे मान लेते हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं अग्नि, यहाँ पर हम लिख देते हैं अग्नि। अब ये अग्नि क्या है, अग्नि क्या है, तो इसके बारे में बताया जाएगा कि यह एक आग है। बस इसकी जो सीमा है निर्धारित हो गई, यानी कि इसके शब्द के बारे में बताने के लिए। फिर अगला देख लेते हैं, लिखित संवादों में उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इस संवाद क्या होता है, तो संवाद का होता है वही वाद विचार, जो वाद विवाद किया जाता है, जो बातें की जाती हैं दोस्तों के बीच में, उसी को संवाद कहते हैं। तो यदि मान के चलिए 2 दोस्त हों या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, या नाटक में इस उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कैसे, तो देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई लड़का है राम, कोई राम है, उसका कोई दोस्त है, तो बोलेगा उस अपने दोस्त को कि श्याम, उसका दोस्त श्याम है, तो बोलेगा श्याम, श्याम कैसे हो, श्याम कैसे हो, श्याम कैसे हो, श्याम कैसे हो। तो श्याम बोलेगा, श्याम बोलेगा मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। तो बच्चों ये जो शब्द के बाद जो ये चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यही जो है उपविराम चिन्ह होता है।
तो ये संवाद चल रहा है, दो दोस्तों के बीच में, राम और श्याम के बीच में बातें चल रही हैं, संवाद चल रहा है। तो जब लिखित रूप से जब संवाद चलता है, तो जब लिखित रूप से संवाद चलता है, तो वही जो दोस्त हैं, जो संवाद जिनके जिनके बीच चल रहा है, उन्हीं के नाम के आगे यानी कि नाम के बाद उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हम आशा करते हैं बच्चों की ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो देख लेते हैं संवाद पर आधारित जो दो दोस्तों के बीच में जो संवाद हो रहा है उसको देख लेते हैं। तो राम पूछ रहा है लक्ष्मण से, तुम कहाँ जा रहे हो? तो इनके बीच में जो है राम के बाद जो दोस्त है उसके बाद में जो है उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। फिर तो लक्ष्मण बोल रहा है कि मैं वन जा रहा हूँ, तो यहाँ पर भी उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यानी कि संवाद में भी उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, या किसी शब्द का सीमा निर्धारण में भी किया जाता है, या किसी शब्द का अर्थ बताने में भी उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दो तो हम लोग पढ़ लिए। अब अगला देख लेते हैं। अगला जो है अर्धविराम है। अर्धविराम तो ऊपर बिंदु और नीचे अल्प विराम जो मिलेगा तो ये अर्धविराम का निर्माण करेगा। ऊपर बिंदु नीचे अल्प विराम मिलेगा तो ये अर्धविराम का निर्माण करेगा। तो आगे देखते हैं इसको, इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। अर्धविराम की इसकी परिभाषा हो जाएगी, जब एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में पूरा होता है। बच्चों इसको फिर से देखते हैं। जब एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में पूरा होता है, या दो ऐसे वाक्य को जोड़ना हो जिनका आपस में कोई गहरा संबंध हो, तो उनके बीच अर्धविराम चिन्ह लगाया जाता है। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है, इसकी परिभाषा, इसकी जो खूबी है ये बताई जा रही है कि यदि दो उपवाक्य हों या दो वाक्य हों, वो एक दूसरे पर निर्भर हों, तो उनके बीच में उनको जोड़ने के लिए या उनके बीच में जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसी को अर्धविराम कहते हैं। या कोई ऐसे वाक्य होते हैं जिनका आपस में क्या होता है, संबंध होता है, तो उनके बीच में भी अर्धविराम का प्रयोग करते हैं बच्चों। आगे देख लेते हैं, इस पर आधारित अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। आगे देख लेते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जब एक बड़े वाक्य के अंदर छोटे छोटे स्वतंत्र उपवाक्य आते हैं तो उन्हें अलग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यानी कि जो पंडित कामता प्रसाद गुरु जो है, जो व्याकरण विशेषज्ञ हैं, जिनकी पुस्तक हिंदी व्याकरण है, जिसमें उन्होंने 20 विराम चिन्हों का बताया है, उनका मानना ये है कि यदि कोई एक बहुत बड़ा सा वाक्य है, उसमें छोटे छोटे जो है उपवाक्य हैं, तो उन उपवाक्यों को यदि अलग करना हो तो अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं। जहां अल्प विराम से थोड़ा अधिक और पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकना पड़ता है, वहां अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि जहां अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा रुकना हो और पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकना हो, तो उस जगह पर अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। एक बार और देख लेते हैं। अल्प विराम जो है इसमें सबसे कम रुकना पड़ता है अल्प विराम में, और जो पूर्ण विराम में होता है इसमें सबसे ज़्यादा, और जो मीडियम में है, ये अर्धविराम में है, इस अल्प विराम से ज़्यादा रुकना होता है और पूर्ण विराम से कम रुकना होता है। आगे बढ़ते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। जिसे मान लेते हैं यहाँ पर आलस्य मनुष्य का शत्रु है। आलस्य मनुष्य का शत्रु है, ये उपवाक्य हो गया एक। इससे दूर रहना चाहिए। यानी कि जो ये उपवाक्य है इस उपवाक्य पर निर्भर है, या हम कह सकते हैं कि ये उपवाक्य इस पर निर्भर है, यानी दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, तो इन दोनों को अलग किया गया है। तो जो चिन्ह का प्रयोग किया गया है यही चिन्ह क्या कहलाता है, तो यही चिन्ह अर्धविराम कहलाता है। फिर से समझो बच्चों, यहां से यहां तक आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहना चाहिए। यहां से यहां तक एक पूरा वाक्य है और इसके अंदर जो है
यहाँ पर दो उपवाक्य हैं, एक ये उपवाक्य है और एक ये, और ये जो उपवाक्य हैं दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो इनको जो अलग किया गया है, जो अलग किया जाता है तो किस चिन्ह से किया जाता है, तो अर्ध विराम से किया जाता है। तो यहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं, वह कल स्कूल नहीं आया, वह कल स्कूल नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। यानी कि ये जो यहाँ से यहाँ तक एक वाक्य है, लेकिन इसमें दो उपवाक्य हैं, तो इनके मध्य जो चिन्ह लगा है उसी को हम अर्धविराम चिन्ह कहते हैं। या एक और उदाहरण ले सकते हैं बच्चों कि यदि अच्छी वर्षा हुई होती तो, यदि वर्षा, फिर से देख लेते हैं, यदि वर्षा हुई होती तो अच्छी फसल होती। तो यहाँ पर भी दो उपवाक्य हैं और एक दूसरे पर वह निर्भर है, तो जो बीच में हम चिन्ह का प्रयोग करेंगे वही क्या होगा, अर्धविराम होगा। आगे देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं, फलों में आम को राजा माना जाता है, पर मुझे सेब पसंद है, वही मेरे भाई को अंगूर अच्छे लगते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा क्या है, वाक्य है, बहुत बड़ा वाक्य है, बहुत बड़ा वाक्य है, और इस वाक्य में छोटे छोटे उपवाक्य हैं। तो इन उपवाक्यों को अलग करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है उसे अर्धविराम कहते हैं, अर्धविराम कहते हैं। आगे देखते हैं, खूब मेहनत करो परीक्षा निकट है, खूब मेहनत करो परीक्षा निकट है। खूब मेहनत करो ये उपवाक्य हो गया, और परीक्षा निकट है ये उपवाक्य हो गया, और इनके बीच में जो चिन्ह का प्रयोग किया गया है उसे हम अर्धविराम कहते हैं। तो बच्चों एक चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, कि आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि जहां जहां अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है वहां वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जा सकता है। फिर से सुन लीजिए बच्चों, फिर से सुन लो, जहां पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है, जहां जहां अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है वहां वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन यदि जहां जहां अल्प विराम का प्रयोग होता है वहां वहां अर्धविराम का प्रयोग नहीं हो सकता है। ये चीज आप लोग नोट में लिख लीजिएगा। तो बच्चों यहीं पर इस वीडियो क्लास को समाप्त करते हैं, और इसके जो आगे का भाग है वो अगले वीडियो में आएगी। उसके बाद फिर इस पर आधारित जो प्रश्नोत्तरियां हैं, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे उसको फिर किया जाएगा। तो यहीं पर क्लास को ओवर करते हैं। धन्यवाद।